कार्यक्रम के समय में बार बार वो ये कहते थे कि आजादी मिलने के बाद भारत कैसा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बार बार कल्पना की थी कि भारत स्वदेशी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, भारत का किसान, भारत का मजदूर गौरव के साथ इस देश में रह सके, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, न्याय मिले और न्याय की व्यवस्था ऐसी हो जो तत्काल संभव हो, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। और एक राम राज्य की प्रस्तुति उन्होंने अपने कल्पना के हिसाब से व्याख्यानों के माध्यम से की थी। गांधी जी से बार बार पूछा जाता था कि आजादी आएगी फिर आप क्या करेंगे, तो कहते थे राम राज्य लाने की काम करूंगा। तो दुर्भाग्य गांधी जी का और हमारे देश दोनों का ये था कि आजादी आने के थोड़े दिन के बाद ही उनकी हत्या हो गई और उनका काम कुछ अधूरा सा छूट गया। गांधी जी की मृत्यु के बाद उसी गांधी जी के कल्पना को साकार करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है स्वदेशी अभियान और आंदोलन के माध्यम से। मैं इसी में लगा हुआ। ये अभियान महात्मा गांधी के आश्रम से शुरू हुआ सन 1992 में 8 जनवरी को। गांधी जी का भारत देश में 2 आश्रम, एक तो सेवाग्राम वर्धा है और दूसरा साबरमती अहमदाबाद। सेवाग्राम वर्धा से ये अभियान शुरू हुआ था। भारत देश में इस अभियान की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि भारत देश आजादी के 60 साल के बाद भी जिन व्यवस्थाओं में चल रहा है वो व्यवस्थाएं स्वदेशी नहीं। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी को एक बार आजादी मिलते ही, जैसे 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, ये हम सब जानते। वो दिल्ली से हजारों मील दूर एक छोटे से गांव में थे। उस गांव का नाम है नोआखाली। ये नोआखाली गांव बंगाल में, अभी वो बांग्लादेश में चला गया। जानते हैं कि 1971 में बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश का एक हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया था अब वो बांग्लादेश का हो गया। तो बंगाल के एक छोटे से गांव नोआखाली में थे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का एक बहुत सीनियर रिपोर्टर गांधी जी का इंटरव्यू लेने आया था। तो उसने गांधी जी से प्रश्न पूछा कि अब आजादी आ गई है, क्या होगा, आजादी मिलते ही क्या होगा? तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलते ही सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून भारत में चल रहे हैं, इन कानूनों को कलम की एक नोक से हम खत्म कर दें। अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून इस देश में चल रहे हैं, कलम की एक नोक से वो सब कानून हम खत्म कर दें। तो उस अंग्रेजी पत्रकार ने पूछा गांधी जी से कि कितने अंग्रेजी कानून इस देश में है जिनको आप खत्म करेंगे? तो गांधी जी ने कहा 34,735। 34,735 कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए, हम उनको कलम की एक नोक से खत्म कर देंगे। अब हमारे देश में स्वराज आ गया। दुर्भाग्य हमारे देश का ये हुआ कि गांधी जी तो खत्म हो गए, लेकिन वो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे। उनमें से एक भी कानून खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा, बस उसका नाम बदल गया। अब उसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, किसानों से जमीन छीनने का कानून, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों बनाया इनकम टैक्स एक्ट का कानून, वैसे का वैसा ही है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट का कानून वैसे का वैसा ही है। ऐसे सब के सब कानून है। एक कानून बहुत खतरनाक है जो चल रहा है इस देश में। अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटने के लिए एक कानून बनाया था और वो गाय को काटने का कानून अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद भी चला। अंग्रेजों के जमाने में जब गाय को कत्ल होता था तो एक दिन में लगभग 30 से 35 हजार गाय काटी जाती थी। अब अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस भारत देश में एक दिन में 3.5 से 4 लाख गाय कट जाती। अंग्रेजों के समय में 30,000 गाय कटती थी एक दिन में। अब अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद इस देश में 3.5 लाख गाय हर दिन कट जाती। हर दिन 3.5 लाख गाय इस देश में कट जाती। छत्तीसगढ़ से ट्रक भर भर के गाय जाती है और रोज कटती। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं इसी क्षेत्र से ट्रक भर भर के रोज गाय जाती है और कट जाती है। महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ऐसे भारत में 35 राज्य हैं। सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल होता है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था, अंग्रेजों के बाद भी ये कानून चल रहा है। हमारे भारत देश में हर दिन जो 3.5 लाख गाय कटती है, अगर साल का आप हिसाब निकालें तो 365 में 3 लाख का गुणा कर लीजिए, 3.5 लाख का गुणा कर लीजिए। और ये गाय काटने के बाद मांस बनता है। करीब 72 लाख मीट्रिक टन गाय का मांस उत्पन्न होता है। वो मांस भारत में बिकता है और भारत के बाहर भी बिकने के लिए चला जाता है। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जो गाय का मांस खाती है। जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर गाय का मांस खाते हैं। अमेरिका और यूरोप में भी गाय होती है, लेकिन वो अपनी गाय का मांस नहीं खाते। यूरोप और अमेरिका के लोग गाय का मांस खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी गाय का मांस खाते हैं। वो अमेरिकी गाय का मांस नहीं खाते। क्यों? अमेरिकी और यूरोपियन गाय का मांस खाए तो बीमारी बहुत भयंकर हो जाती है और उस बीमारी में आदमी की मौत हो जाती है। कारण क्या है? अमेरिकी और यूरोपियन जो गाय है उसको खुद बीमारियां बहुत रहती है। जैसे अमेरिका और यूरोप की गाय को एक बीमारी होती है, उसमें सींग पक जाता है, उसका जो खुर है वो भी पक जाता है। सिर पका, खुर पका उसको कहते हैं। ये बीमारी के कारण वहां जो गाय का मांस होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है और वो वायरल इन्फेक्शन से वाला पीड़ित और दूषित मांस अगर खाए तो खुद को भी बीमारी आती है, वहां लोग मर जाते हैं। इसलिए वो अपने देश की गाय का मांस नहीं खाते। तो उनको गाय का मांस तो खाना है, लेकिन अपने देश की गाय का नहीं खाते, भारत की गाय का मांस खाते। तो भारत की सरकार के साथ अमेरिकी और यूरोप की सरकारों ने एक समझौता कर रखा है। उस समझौते के तहत यहाँ गाय कटती है और उसका मांस यूरोप और अमेरिका चला जाता है और वहां उसको खाया जाता है। परिणाम क्या होता है? भारत में अगर गाय कटे और इस गाय का मांस यूरोप और अमेरिका में जाए तो इस देश में गोरक्षा करने वाले, गो संवर्धन करने वाले और गो संरक्षण की बात करने वालों के सामने बहुत बड़ी तकलीफ की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं ऐसा ही एक व्यक्ति हूँ जो मानता हूँ गोरक्षा होनी चाहिए, गो संवर्धन होना चाहिए, गो संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हर दिन मुझे ये कचोटता है कि मैं रात को सोकर जब सवेरे उठता हूँ तो 3.5 लाख गाय कट चुकी होती। उसके लिए हमारे देश में 3600 कत्ल खाने चलते हैं, जिनको भारत की सरकार ने बाकायदा लाइसेंस दिया हुआ है। 3600 कत्ल खाने ऐसे चलते हैं जिनको सरकार का लाइसेंस है और 36,000 कत्ल खाने ऐसे चल रहे हैं जो बिना लाइसेंस के गैर कानूनी। तो 36,000 कत्ल खाने गैर कानूनी, 3600 कत्ल खाने कानून के हिसाब से कुल मिलाकर इतने कत्ल खाने हैं कि गाय का कत्ल होता ही रहता है। एक कत्ल खाना इस देश में इतना बड़ा है कि एक ही दिन में 10-10 हजार गाय को काट देते। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा कत्ल खाना है देवनाथ, वहां एक दिन में 10,000 गाय कट जाती। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कलकत्ता नाम का एक शहर है, बंगाल की राजधानी। कलकत्ता में एक कत्ल खाना है मोरी ग्राम में, वो एक दिन में 15,000 गाय काट देता। और कलकत्ता के नजदीक में आप जानते हैं बांग्लादेश की सीमा है, तो मैंने बांग्लादेश की सीमा पर जाकर देखा है हर दिन भारत की हजारों गाय कलकत्ता से या बंगाल की सीमा से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के 3-4 किलोमीटर के अंदर ही कत्ल खाने लगे हुए हैं लाइन से, और वहां सीधे उनका कत्ल करके मांस को डिब्बों में भर के वापस बेच दिया जाता है। हर दिन ये होता है। एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे बहुत अच्छे दोस्त कमांडिंग ऑफिसर हुए, उन्होंने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया कि तुम आओ और देखो गाय का कत्ल कैसे होता है। तो बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर मुझे वो 8-10 दिन घुमाने के लिए ले गए। सवेरे से शाम तक मैं देखता था हर जगह जहाँ सीमा खुली हुई है हजारों भारत की गाय कसाई लोग हाँक के लेके जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा में जैसे ही वो गाय प्रवेश करती है तो तुरंत वहाँ कत्ल खाने बने हुए हैं और खट काट के उसका मांस डिब्बों में पैक करके वहां से बेच दिया जाता। हर दिन ये होता। इस देश में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ हो, जिस देश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया हो और भगवान कृष्ण ने गोपालन को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया हो और इस देश में ग्वाले को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया हो,
महावीर स्वामी की जो जन्मस्थली हो भारत, जिन्होंने अहिंसा का संदेश सारी दुनिया को दिया हो, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली हो भारत, जिन्होंने अहिंसा की बात सारी दुनिया को बताई हो, उस देश में करोड़ों गायों का कटना बहुत तकलीफ की बात और सीधे अधर्म के साथ जुड़ा। इस गाय के कत्ल होने से आप बोलेंगे जी फायदा किसको है? इस गाय के कत्ल होने का सबसे बड़ा फायदा कसाईयों को मिलता है। आप जानते, कसाई एक गाय छत्तीसगढ़ से 200 रुपए में खरीदता है, 300 रुपए में खरीदता है। 200-300 रुपए में खरीदी हुई गाय को जब काटकर वो मांस के रूप में बेचता है तो उसको 10 से 12 हजार रुपए की इनकम आराम से हो जाती है। तो 200-500 रुपए में गाय मिल जाए और 10-12 हजार रुपए की कमाई हो जाए तो कसाईयों के लिए ये सबसे बड़ा धंधा है। और कसाईयों के संरक्षण के लिए भारत की सरकार काम कर रही है। ये दुर्भाग्य और तकलीफ की स्थिति इस देश में है कि भारत की सरकार कसाईयों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। और सरकार ये कहती है कि ये कसाई गाय काटते हैं, इसका मांस जब विदेशों में एक्सपोर्ट होता है तो भारत सरकार कहती है हमको उसमें से टैक्स मिलता है, आमदनी होती है, डॉलर्स में आमदनी होती है। तो सरकार और कसाई दोनों एक साथ मिलकर इस देश में गाय को कट रहे हैं, कटवा रहे हैं। और इस देश में सरकार किसी भी पार्टी की आए, आजादी के 60 साल में आपने देखा है सभी पार्टियों की सरकार इस देश में आ चुकी है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको शासन करने का मौका इस देश में नहीं मिला। किसी ने भी गाय का कत्ल रोकने के लिए कुछ नहीं किया। संसद में कुछ ऐसे सांसद आए जिन्होंने समय समय पर गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी कानून को फलश्रुति तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक बार हमारे देश में एक बड़े सांसद हुआ करते थे महावीर त्यागी, जो अपक्ष माने बिना किसी पक्ष के चुनकर आते, निर्विरोध चुनकर आते, सोनीपत से वो सांसद हुआ करते। संसद में उन्होंने पूरी ताकत और मेहनत लगा के गाय रक्षा का कानून बनना चाहिए, इसके लिए विधेयक लाए और उनके विधेयक पर बार बार बहस हुई। बहस के अंतिम दिनों में वोट पड़ा। ज्यादातर सांसद इस पक्ष में थे कि गाय का कत्ल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन हर बार उस विधेयक को रोक दिया गया। और वो रोक कोई साधारण स्तर पर नहीं हुई, भारत के प्रधानमंत्री के स्तर पर। एक बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि अगर ये गोरक्षा का कानून बना तो मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। माने ये कानून नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि गाय का मांस बेचकर जो कमाई हमें होती है वो कमाई बंद नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के शिष्य थे और महात्मा गांधी खुद कहा करते थे कि अगर कोई कसाई गाय को काटता है तो पहले मुझे काट दे, गाय बाद में कटे। ये महात्मा गांधी की तीव्रता थी गाय को बचाने। लेकिन दुर्भाग्य महात्मा गांधी का ये था कि वो तो गाय की रक्षा चाहते थे। उनके जो चेले गांधी जी का नाम लेकर सरकार में आए, उन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक बार गांधी जी के बहुत नजदीकतम अनन्य व्यक्तियों में से एक, जिनको गांधी जी प्रथम सत्याग्रही कहते थे, आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर मुंबई के कत्लखाने को बंद कराने का, देवनार कत्लखाने को बंद कराने का काम किया था, जहां 10,000 गाय रोज कटती है। और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने आमरण उपोषण किया था। लेकिन आप जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी बात को नहीं सुना और विनोबा जी को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। चक्कर क्या है? सरकारें क्यों नहीं मानती है गोरक्षा की बात? इस प्रश्न पर मैं पिछले 10-12 वर्षों से अभ्यास करता हूँ कि हमारे देश की सरकारों को क्या तकलीफ है कि गाय का कत्ल अगर बंद हो जाएगा तो सरकार को कितना बड़ा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पता चला कि सरकार को नुकसान तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि गाय की रक्षा अगर होने लगे तो उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। नेताओं को व्यक्तिगत रूप से बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि इस देश में जितने बड़े कत्लखाने चल रहे हैं वो सब भारत के नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। आप अगर चाहें तो आंध्र प्रदेश के कत्लखानों को देखकर आए। आंध्र प्रदेश में जितने भी कत्लखाने चल रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के सारे बड़े नेताओं के पैसे से चल रहे हैं।
कर्नाटक में जो कत्ल खाने चल रहे हैं, बंगाल में जो कत्ल खाने चल रहे हैं, आसाम में जो कत्ल खाने चल रहे हैं, वो सब नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। मतलब गाय का कत्ल होकर जो आमदनी हो रही है वो भारत के नेताओं की जेब में जा रही है, और ये नेता संसद और विधानसभाओं में हावी है, इसलिए गोरक्षा का कानून बनने नहीं देते। यही अंग्रेजों के समय में होता। अंग्रेजों ने इस देश में गाय का कत्ल करना शुरू कराया 1760 में। 1760 में अंग्रेजों की सरकार बन गई थी इस देश में। बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी और उनकी हुकूमत आ गई थी। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला अधिकारी जो भारत में था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसने 1760 में गाय का कत्ल करने का कानून बनाया इस देश में। और सबसे पहला कत्ल खाना इस देश में 1760 में खुला कलकत्ता में, जो आज भी चालू है। उस समय उस कत्ल खाने में मुश्किल से 3 से 4 हजार गाय रोज कटती थी। आज उस कत्ल खाने में 15,000 गाय रोज कटती है। वो कत्ल खाना 1760 का है, 2007 में भी चल रहा है। इस कत्ल खाने को खुलवाने वाला जो अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, उसको उसके पिताजी ने एक बार पूछा कि तुमने ये भारत में क्या काम शुरू करा दिया, गाय का कत्ल करना। तो उसने कहा इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हम अंग्रेजों को खाने के लिए गाय का मांस मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए ये कत्ल खाने हमने शुरू कराए हैं। दूसरा फायदा ये है कि भारत का किसान और भारत देश का पूरा समाज गाय केंद्रित है। ये भारत का पूरा किसान वर्ग और भारत का समाज गाय को अपनी माता मानता है। मां जो है वो सभी व्यवस्था के केंद्र में होती है, तो गाय को माता मानने वाला समाज इस पूरी गाय के आसपास ही घूमता है। तो अगर हम इस केंद्र को ही खत्म कर देंगे तो भारत के समाज को खत्म करना आसान हो जाएगा, और भारत के समाज को खत्म करेंगे तभी भारत हमारा गुलाम बनेगा। इसलिए तो एक तरफ हमको गाय का मांस खाने को मुफ्त में मिलता है, दूसरा भारत की व्यवस्था पूरी की पूरी गाय के चारों तरफ घूमती है, इसलिए गाय को मारना बहुत जरूरी है। ये उसने उत्तर दिया अपने बाप को। थोड़े दिन के बाद रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड जाना पड़ा और लंदन की संसद में उसका एक वक्तव्य हुआ। उस वक्तव्य में उसने कहा कि भारत को अगर आर्थिक रूप से समाप्त करना है तो गाय को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो लंदन की संसद में उसने 3.5 घंटे का भाषण दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो अंग्रेजों का एक सांसद हुआ करता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने उसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों मानते हो? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि है, खेती है। वो आज भी है, आज से 400 साल पहले भी थी। आप जानते हैं कि भारत का जो कुल जीडीपी है 400 साल पहले 80% उसका खेती में से ही आता था। अब आजादी के 60 साल के बाद भी हमारे जीडीपी का लगभग 60% खेती में से ही आता है। तो वो कहता था कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर चलती है। खेती है जिसमें से 14,000 वस्तुएं भारत में पैदा होती, 14,000। चना है, दाल है, मटर है, गेहूं है, चावल है, कपास है, ऐसी 14,000 वस्तुएं भारत के खेत में पैदा होती हैं। इन वस्तुओं को पैदा करने की ताकत गाय के गोबर में है, गाय के मूत्र में है। तो भारत के किसान गाय का गोबर, गाय का मूत्र उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं उत्पादन होती हैं, इन्हीं वस्तुओं से उद्योग चलते हैं। आप जानते हैं अगर कपास पैदा होगी तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री चलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी। जो कपास ही ना हो तो कपड़ा किससे बनेगा? तो अंग्रेज कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव कि भारत में जितने भी उद्योग चलते हैं वो सब खेती पर आधारित है, और इन उद्योगों को खेती पर आधारित होने के लिए खेती गाय पर आधारित है। तो अगर गाय को खत्म कर दो तो खेती खत्म हो जाएगी, खेती खत्म हो जाए तो भारत के उद्योग भी खत्म हो जाएंगे। भारत के उद्योग खत्म हो गए तो भारत के लोग गरीबी और बेरोजगारी में फंस जाएंगे, और ये लोग अगर गरीब और बेरोजगार हो गए तो इन सब भारतवासियों को हम कभी भी ईसाई बनाएंगे और ये बहुत खुशी के साथ ईसाई बन जाएंगे। तो भारत का धर्म और संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाएगा और ये भारत हजारों साल तक हमारा गुलाम हो जाएगा। ये भाषण रॉबर्ट क्लाइव ने दिया हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में। तो अंग्रेजों की सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को शाबाशी दिया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, गाय को कत्ल करना शुरू करवा दिया। तो अंग्रेजों ने गाय का कत्ल शुरू कराया तो उसके पीछे उनकी बहुत षड्यंत्रकारी दृष्टि थी कि भारत की कृषि व्यवस्था को खत्म करना, भारत के उद्योग और व्यापार को समाप्त करना, इसलिए गाय को कत्ल करा।
गांधी जी ने जब इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी का यह संकल्प था कि जिस दिन भारत आजाद होगा, अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएंगे, तो इस देश में गाय का कत्ल सबसे पहले बंद किया जाएगा और उसका कानून सबसे पहले बनाया जाएगा। दुर्भाग्य से गांधी जी चले गए, वो गाय का कत्ल करने वाला कानून आज तक नहीं गया, वो कानून आज भी चल रहा है। और कानून कैसा विचित्र है, कानून ऐसा है कि अगर आप गाय को डंडे से मारो तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन गाय को कत्ल कर दो तो कुछ नहीं होने वाला। आपको सुनकर हंसी नहीं आती? कैसा विचित्र कानून। गाय को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एनिमल क्रूएलिटी एक्ट, गाय को डंडे से मारा तो जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको तलवार से काट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून है कि गाय का कत्ल करो। तो इसलिए कसाई क्या करते हैं, गाय को डंडे से नहीं पीटते, उसको सीधे ही काट देते। और आज तक किसी कसाई को इस देश में सजा नहीं होती, जेल नहीं होती। तो ये जो कानून अंग्रेजों के समय से चला आ रहा, आजादी के 60 साल के बाद भी भारत की संसद ने इस कानून को नहीं बदला, तो मेरे जैसे कुछ लोगों ने इस कानून को बदलने का काम करने का प्रयास किया। और आज से लगभग 8 साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया। पहले हाई कोर्ट में एक मुकदमा हुआ, गुजरात के उच्च न्यायालय में एक मुकदमा किया गया और वो मुकदमा गुजरात उच्च न्यायालय में चला। उस मुकदमे में कसाई लोग हार गए और हमारे जैसे लोग जीत गए। हम जीत गए, कसाई हार गए। गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि गाय का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, कत्ल इसका बंद होना चाहिए। तो कसाईयों ने क्या किया, इस मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ने के लिए 3 संस्थाएं तैयार हुई। एक संस्था अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ, इसका मुख्य कार्यालय सेवाग्राम वर्धा में। मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई वर्षों। तो अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ एक संस्था। दूसरी संस्था तैयार हुई अहिंसा आर्मी ट्रस्ट, एक बहुत बड़े जैन संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, दिगंबर जैन संत है, उनकी बनाई हुई संस्था है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। और एक तीसरी संस्था गुजरात सरकार। तो अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ, अहिंसा आर्मी ट्रस्ट और गुजरात सरकार, तीनों ने मिलकर भारत के सब कसाईयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। उस मुकदमे में कसाईयों की तरफ से ये था कहने का कि गाय का कत्ल करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, कोई इसे कैसे छीन सकता है। और कसाईयों ने कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार इसलिए है कि हमारा जीवन इसी से चलता है और जीवन जीने का अधिकार अगर संविधान में है तो गाय का कत्ल करना हमारा मौलिक अधिकार, इसे कोई नहीं छीन सकता। इस आधार पर उनका मुकदमा था। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहस किया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये कहना था कि अगर गाय का कत्ल करना इन कसाईयों का मौलिक अधिकार है तो जेब काटना मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर ये कसाई कहते हैं कि अपना जीवन चलाने के लिए गाय का मांस बेचना इनका मौलिक अधिकार है, तो मैं कहता हूं कि जेब काटना मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार आदमी और पढ़ा लिखा बेरोजगार। भारत सरकार ने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाया है और इंजीनियरिंग पढ़कर मैं निकला हूं, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरे जैसे इस देश में लाखों नौजवान हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो मैं कल को जेब काटना शुरू करूं और मैं कहूं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकृति देगा? दूसरी बात, कल को मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी मेरे खाने पीने की व्यवस्था मुझे करनी है और रोजगार मेरे पास है नहीं, तो मैं किसी के घर में डकैती डालता हूं और वो मेरा मौलिक अधिकार है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन देगा? मैं किसी की जेब काटूं, किसी के घर में डकैती डालूं, किसी के घर में चोरी करूं, किसी को मार पीट के उसका धन छीन लूं, गरीबों को सताऊं और अमीरों को डरा के उनसे पैसे वसूलना शुरू करूं, गुंडागर्दी शुरू कर दूं और मैं कोर्ट को कहूं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मुझे अपना भरण पोषण करना ही है, तो इस देश के जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं सीआरपीसी के, वो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्रिमिनल यही कहेगा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। मैं जेब कचरे को पकड़ के लाऊंगा, कोर्ट के सामने वो खड़ा होकर रोने लगेगा, साहब जी ये तो मेरा मौलिक अधिकार है।
मैं किसी डकैत को पकड़ के लाऊं, किसी चोर को पकड़ के लाऊं, किसी गुंडे मवाली को पकड़ के लाऊं, सब यही कहेंगे कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो फिर क्रिमिनल लॉ का क्या होगा, आईपीसी का क्या होगा, सीआरपीसी का क्या होगा? तब सुप्रीम कोर्ट को सोचने के लिए एक मुद्दा मिला। उन्होंने कहा यस यू हैव सम वैलिड पॉइंट्स। तो मैंने कहा आप हमारा पिटीशन एडमिट करें। कोर्ट ने पिटीशन एडमिट किया। 7 बरस उस पर बहस चली, 7 साल। और 7 साल ये बहस ऐसे चली कि जो कसाई थे उनके पास हिंदुस्तान के सारे बड़े वकील, ऐसे ऐसे वकील जो एक दिन में 25 लाख रुपए फीस लेते। सोली सुराब जी 25 लाख रुपए की फीस है एक मुकदमे की। कपिल सिब्बल 20 लाख रुपए की फीस है। महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी का बेटा, बाप बेटे दोनों, बाप लेता है 25 से 30 लाख, बेटा लेता 10 से 15 लाख, और उसकी बहन है तीसरी, वो भी। तो सारे बड़े वकील कसाईयों के साथ, और हमारी हालत ऐसी कि वकील ही नहीं हमारे पास, क्योंकि फीस देने के लिए पैसा नहीं। तो अदालत को हमने कहा कि हमारे पास तो जी कोई वकील नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अदालत ने पूछा अच्छा हम आपको अदालत की तरफ से वकील दिलवा दें। हमने कहा बहुत अच्छा होगा, आप अदालत का कोई वकील दे दो, नहीं तो आप हमको ही मौका दे दो, हम ही बहस करेंगे अदालत। तो ठीक है आप बहस कर लो, और आपको जरूरत पड़े तो हम एमिकस क्यूरी देंगे। एमिकस क्यूरी होता है अदालत के द्वारा दिया गया वकील, जो पैसे नहीं रख सकते उनको अदालत का वकील चाहिए। और हम लोगों ने ये केस लड़ना शुरू किया। थोड़े दिन के बाद कुछ वकील हमको मिल गए जिन्होंने कहा कि आप बिना पैसे दिए भी हमारी सेवा ले सकते हैं। उनके भी मन में कायम की रक्षा करने की भावना थी। तो इस तरह से कुछ वकील भी आ गए और हम सब ने मिलकर ये केस करीब 7 वर्ष तक लड़ा। उनकी जितने भी तर्क थे उनको हमने गलत साबित किया। पहला उनका तर्क ये था कि गाय को कत्ल करना हमारा धार्मिक अधिकार है, दूसरा तर्क था कि मौलिक अधिकार है, और तीसरा तर्क था जीविका का अधिकार। जब कसाईयों की तरफ से ये कहा जाता था कि ये हमारा धर्म का अधिकार है, तो हमने अदालत को कहा कि अगर ये इनका धर्म का अधिकार है तो इनकी किस धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि गाय का कत्ल करो, वो हम देखना चाहते। कुरान में है, हदीस में है, शरीयत में है, कहाँ है? तो अदालत ने कहा ये देखो इनकी किस पुस्तक में। तो अदालत की तरफ से एक समिति बनाई गई। उस समिति ने कुरान को देखना शुरू किया, कुरान की समीक्षा करना शुरू किया, कुरान की एक एक आयतें पढ़ना शुरू किया। पता चला कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कुरान में कई जगह पर मोहम्मद साहब ने कहा है कि गाय सबसे उच्चतम दर्जे का प्राणी है, इसकी रक्षा करो, इसका संवर्धन करो। और दूसरी जगह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जो किसी ने गाय का मांस खाया तो दोजख में भी जमीन नहीं मिलेगी। दोजख माने नरक। तो मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि अगर गाय का मांस खाओगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गाय को काटो मत, इसकी रक्षा करो, संरक्षा करो। कुरान ये कहती है, हदीस में कहीं है नहीं, शरीयत में कहीं है नहीं। तो फिर हमने कसाईयों से पूछा कि कहाँ लिखा है, किस धर्म पुस्तक में है गाय का कत्ल करो? तो कहते हमारे उलेमा कहते, उलेमा माने उनके जो धार्मिक पुरुष होते, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते ना, पंडित होते हैं, वैसे उनके उलेमा। तो मैंने कहा कौन से उलेमा कहते हैं, उनको ले आइए आप अदालत। तो कुछ उलेमाओं का समूह आया। कुछ ऐसे उलेमा थे जो अपने को देवबंदी कहते हैं, कुछ ऐसे थे जो बरेलवी हैं, कुछ शिया थे, कुछ सुन्नी थे। सबको पूछा गया आप कहते हैं कि गाय का कत्ल होना चाहिए, किस धर्म पुस्तक के आधार पर कहते हैं? का धर्म पुस्तक में तो कहीं नहीं, तो फिर आप किस आधार पर कहते? तो हमसे बड़ा कोई कहता है उसको बुला लो। तो वो आ गया अदालत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को किसी को भी बुला लेता। तो उनसे बड़े आ गए धार्मिक पुरुष, उनसे पूछा गया आप बोलते हैं गाय का कत्ल होना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? तो वो मक्का मदीना में कोई कहता, चलो उनको बुला लो मक्का मदीना से। तो इन्होंने कहा मक्का मदीना जाना आना बहुत खर्चा लगेगा। अदालत ने कहा खर्चा हमारा होगा, आप लेके आओ। मक्का मदीना से आ गए, उनको पूछिए आप बताइए जी क्यों कहते हैं गाय का कत्ल होना चाहिए? हमने कभी सुना था, कब सुना था? 200 बरस पहले, 300 बरस पहले। किसने कहा था याद नहीं? आप जरा सोचो, बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के पिछले 300-400 साल से ये बात चली आ रही है कि गाय का कत्ल करना मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है, जबकि उनकी किसी धर्म पुस्तक में ये नहीं है। फिर हमने अदालत को कहा कि अगर आप हमको इजाजत दें तो हम इसके उल्टे कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं।
अदालत ने कहा क्या आप तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं? मैंने कहा हम इस हिंदुस्तान के उन मुस्लिम राजाओं के दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं जिन्होंने गाय के कत्ल करने पर कानून बनाया, और कानून इतना सख्त था कि गाय को अगर कोई काट देगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। ऐसे कानून इस देश में बने। हमारे देश में एक मुस्लिम राजा हुआ, उसका नाम था हैदर अली। कर्नाटक राज्य में उसका शासन चलता था। 60 से 70 साल उसने शासन चलाया। उसके राज्य में कानून था कि अगर कोई कसाई गाय को